गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 3B को आज हम देखते हैं। 3B में हमारा मेन टॉपिक है कि बुद्धि के प्रति उपागम और एकिक से बहुलिक तक बुद्धि, अर्थात इसमें सारे बुद्धि के सारे सिद्धांतों को हमें देखना है। और सामाजिक बुद्धि की संकल्पना, बहुलवादी बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि और स्टेनबर्ग और गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि का निर्धारण की समस्या और समाधान संकल्पना इत्यादि। तो इस तरह से ये जो हमारा पार्ट बी है यूनिट 3 का, यह कंप्लीटली बुद्धि के सिद्धांत पे है। तो कोई दिया हुआ नहीं है, स्पेशली एक दो साइकोलॉजिस्ट का नाम यहाँ दिया हुआ है जो हमारे स्टर्नबर्ग और गार्डनर के रूप में। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे ही बुद्धि के सिद्धांत की बात आती है तो स्पीयरमैन को याद किया जाता है। स्पीयरमैन जो बुद्धि के सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बुद्धि समझ में आ जाती है कि बुद्धि क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। बुद्धि के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो, हमारी एक ऐसी राय है कि बुद्धि जो है वह मुख्य रूप से या कोई खास लॉजिक या खास द्रव या खास लिक्विड या खास कोई ठोस या खास कोई पॉइंट नहीं है। यह हमारे में बढ़ती रहती है। यह एक ऐसी बेस है, एजुकेशनल बेस, ये नॉलेज का एक बेस है। इसको हम बेस्ट ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, मतलब ज्ञान का आधार। यह किसी भी रूप से हो सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर हम ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो इसका मतलब हम ज़्यादा बुद्धिमान है। कोई जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट में जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी वो उतना ही बुद्धिमान होगा। तो इस तरह से बुद्धि को किसी सब्जेक्ट के बेस पे नहीं मापा जा सकता। हाँ, मापने से याद आया कि बुद्धि के मेजरमेंट का जो थ्योरी है, बुद्धि के मापने का सिद्धांत, ये बिनेट ने दिए थे। बिनेट, ये 1916 में। चलिए, तो बुद्धि के बारे में कुछ हम लोग और भी सुनते हैं कि कुछ भी मान लेना यह बुद्धि नहीं। बुद्धि है हमेशा सत्य को समझना। सच को समझना ही मूल रूप से बुद्धि है। हमारे लिए अगर कोई बेहतर सोचता है तो यह भी बुद्धि नहीं है। हम किसी के लिए बेहतर सोचते हैं, यह भी बुद्धि नहीं। सच क्या है, वह बुद्धि है। जब भी हम सच से दूर जाते हैं तो हम परेशान होते हैं, अर्थात हम बुद्धि से दूर हो रहे हैं। तो हमारे में जो ये समस्याएं हैं कि किसी बेस को बुद्धि मानकर हम हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यह बुद्धि का सही परिभाषा नहीं है। और जब तक आपको लगता है कि कुछ सच है, जब तक आप उसको सच की वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाते हैं कि यह सच है, तब तक आप इसे इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक नहीं समझ सकते हैं। अर्थात किसी सच की वास्तविकता तक जाना ही बुद्धि है। और यह बुद्धि जो है वो प्रश्न करने से बढ़ते जाती है। आपके दिमाग में अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर प्रश्न उठती है तो इसका मतलब आप बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं या आपके पास बुद्धि है। और इस प्रश्न का जो सिलसिला है, अगर वो चलते जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे वो प्रश्न समाप्त हो जाएगा। और जहाँ जाकर यह प्रश्न समाप्त हो जाएगा वह बुद्धि की सर्वोपरि स्टेज, सबसे लास्ट स्टेज होगा। तो बुद्धि जो है प्रश्नों के क्रमशः सिलसिला से बढ़ती है। यह लॉजिकल भी है, इमोशनल भी है, व्यवहारिक भी है, सोशल भी है, परंतु ये सारे बेस्ड हैं, उसके ये सारे पार्ट हैं। एक्चुअली बुद्धि जो है वह मुख्य रूप से एक हमारे में एक ऐसी क्षमता है जिस क्षमता के बेस पे हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। किसी भी, इस दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान बुद्धि से किया जा सकता है। अब अगर आपको लगता है कि बुद्धि से मृत्यु का समस्या का समाधान तो नहीं है, जी नहीं है, परंतु हम उस मृत्यु को अपने से दूर करने के लिए जो व्यवहार करते हैं वो भी तो एक बुद्धि है। बुद्धि के बेस पे ही तो हम उससे दूर होते हैं। बुद्धि के बेस पे ही तो हम डिस्टेंस में रहते हैं। ऐसे स्वभाव, ऐसे बर्ताव जो हमें मृत्यु की ओर ले जाए। एज ए एग्जाम्पल, हम अगर वाइन लिए हुए हैं और हम बाइक राइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो जाहिर है कि एक्सीडेंट होगा और हमारा डेथ हो सकता है। बट अगर हमारा बुद्धि कहता है कि नहीं, इस तरह से इस कंडीशन में हमें बाइक नहीं चलाना है, तो आप बताइए, यहाँ पे बुद्धि ही हमें मरने से बचा रहा है ना, तो क्यों नहीं? तो वहां भी तो उसके लिए भी तो एक टर्म हो गया बुद्धि, अर्थात बुद्धि है तो मृत्यु से भी बचा रहा है, उसके लिए भी एक उपाय है।
तो ये सारी समस्याओं का समाधान बुद्धि है। आइए हम लोग बुद्धि को देखते हैं। अब आ जाइए, बुद्धि के उपागम क्या है, अप्रोच क्या है, बुद्धि के अप्रोच क्या है, यानी कि किन किन बेस पे। तो अभी जो कुछ दिन हमने बात किया था कि सोशल है, लॉजिकल है, तो ये सारे उपागम ही है बुद्धि के। ये जो सोशल है, लॉजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, ये सारे जो पार्ट हैं, ये पार्ट ही बुद्धि के अप्रोचेस हैं, बुद्धि के उपागम है। तो मुख्य रूप से बुद्धि के उपागम की जब बात आएगी, अप्रोचेस ऑफ द इंटेलिजेंस, तो यह बुद्धि के सिद्धांत के पास से इसे हमें प्रारंभ करना। और बुद्धि का सिद्धांत का जैसे ही नाम आएगा तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि को मेजरमेंट का सिद्धांत, ये मेजरमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, ये सिद्धांत दिया है बेनिक ने। ये दोनों आप याद रखिएगा। वैसे अभी अब जो भी हम बताने वाले हैं इसमें बहुत सारा थ्योरी है और उसके नाम ये आपको 100% याद रखना होगा। अगर आप याद रखते हैं तो ही आप इसको मार्क आउट या टिक आउट कर सकिएगा एग्जाम में, अन्यथा कहीं ना कहीं से कंफ्यूज होकर आप इसे गलत कर सकते हैं। इसलिए इसको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के रूप में आप इसे याद कर लीजिए, और हमने इसे सिस्टमेटिक रूप से लिखा भी है। तो बुद्धि के सिद्धांत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है सोशल इंटेलिजेंस अर्थात सामाजिक बुद्धि, इसे बहुकारक का सिद्धांत भी बोलते हैं, बहुत सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके जो प्रणेता है थॉर्नडाइक है, और इनके हिसाब से लॉजिकल इंटेलिजेंस ही ये सामाजिक बुद्धि को बढ़ावा देता है। हमारा जो तर्क शक्ति है वह सामाजिक बुद्धि को बढ़ावा देता है। दूसरा बिंदु है हमारा यहाँ पे कि भावनात्मक या संवेगात्मक इंटेलिजेंस क्या है, तो इमोशनली इंटेलिजेंस। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये फीलिंग्स और इमोशन के बेस पे चलता है। इसको संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। दूसरा है हमारा तीसरा आध्यात्मिक या समालोचनात्मक बुद्धि, यानी स्पिरिचुअल या क्रिटिकल इंटेलिजेंस। तो इनके प्रणेता हैं जौहर एंड मार्शल। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो होता है वो मुख्य रूप से हमारे वैल्यू, मूल्य पे आधारित होता है। आप जिस वस्तु को जिस मूल्य से मापिएगा उसके आधार पर आपका यह समालोचनात्मक बुद्धि विकसित होगा। एज ए एग्जाम्पल, आप किसी घटना को जिस व्यू से देख रहे हैं उसी व्यू से आपको वहां से कुछ भावनाएं, कुछ इमोशन या कुछ अध्यात्म की बातें या कुछ इस तरह की सीख मिलेगी आपको। जिस व्यू से आप देखेगा उसी व्यू का आपको सीख मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट अभी हम एक वीडियो में आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर आपको बोर फील लग रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि कब खत्म हो जाएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो सोच रहे होंगे कितना देर और चले। तो ये जो बातें हैं ये कहाँ से आई, ये आई आपके व्यू से। आपका जो व्यू है, आपका जो थॉट है, देखने का जो नजरिया है, उस नजरिया से वह जो वही है वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ माई वॉचिंग। यह मेरे देखने का वैल्यू है। इसी वैल्यू के बेस पे ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है यहीं से उत्पन्न हुआ है या इसी को माना जा सकता है। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का बेस जो है वैल्यू है। इसके प्रणेता जौहर एंड मार्शल माने जाते हैं। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रणेता डेनियल गोलमैन को माना जाता है। डेनियल गोलमैन को माना जाता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रणेता। इनका मानना था कि फीलिंग्स और इमोशन के बेस पे ये बुद्धि हमारे में क्रियान्वित होती है, या हम दूसरे को इसी बेस पे आंक पाते हैं, समझ पाते हैं। अब हम सोशल बुद्धि जो है हमारा सामाजिक या बहुल बुद्धि, इसके मुख्य रूप से 10 फैक्टर है, मतलब 10 प्रकार है। फैक्टर भी कहा जाए, टैप्स ही कहा जाए, इसके और 10 प्रकार है। मुख्य रूप से इन्हीं 10 प्रकार को समझना हमारे लिए बुद्धि के सिद्धांत को समझना कहलाएगा। तो अब हम इन बिंदुओं को देखते हैं। पहला है हमारा एक कारक का सिद्धांत। ये जिस तरह से हम इसको देखने के लिए आपको दिखा रहे हैं, जस्ट इसी तरह से आप इसको याद भी करिएगा। एक कारक का सिद्धांत आपको पूछा जा सकता है, एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, तो ये बेनिक ने दिया है एक कारक का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि बुद्धि जो है वो हमारे मस्तिष्क में एक बिंदु के रूप में है। कोई एक फैक्टर है जो हमारे मस्तिष्क में है, वो बुद्धि के रूप में कार्य करता है, तो इसलिए इसको एक कारक का सिद्धांत माना जाता है। दूसरा है द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है, और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। तो द्विकारक और त्रिकारक में डिफरेंट क्या है। द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन का कहना था कि हमारे माइंड में 2 टाइप का पॉइंट है,
एक है, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होता है सिंपल इंटेलिजेंस का यूज करता है, साधारण बुद्धि का, और एक दूसरा होता है कि स्पेशल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, एक विशेष बुद्धि का। तो साधारण बुद्धि और विशेष बुद्धि को दो कारक का सिद्धांत माना गया है, और त्रिकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने ही कहा है कि समान बुद्धि से जो ग्रुप का बुद्धि होता है, समूहात्मक बुद्धि, वह जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है, और स्पेशल बुद्धि से यह कम होता है। तो इस तरह से यहाँ तीन फैक्टर आ जाते हैं, एक सिंपल जनरल, एक ग्रुप और एक स्पेशल। तो द्विकारक सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत को लागू किया। फोर्थ है हमारा बहुकारक का सिद्धांत। ये बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें अब कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। ये मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है इसे भी कहा जाता है, और थर्स्टन का थ्योरी को भी मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। इस दोनों में अंतर है, कुछ थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम समझने की कोशिश करते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है ये थॉर्नडाइक का, इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो बुद्धि है वो एक उभयनिष्ठ रूप में है, या यूं कहिए कि मूल रूप में है, परंतु उभयनिष्ठ, और एक विशिष्ट है, और इसके जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी तत्व हैं, सभी स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र रहते हुए भी एक रूप में काम करता है, यह भी कहा गया है। थॉर्नडाइक के इस मल्टी फैक्टर थ्योरी में इस रूप को भी कहा गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी जैसे इस पेन का संरचना प्लास्टिक से हुआ है, इस मार्कर की संरचना प्लास्टिक से हुआ है, तो प्लास्टिक के बहुत सारे कण होंगे जो एटॉमिक रूप में स्वतंत्र भी होंगे, परंतु यह संगठित होकर एक संरचना तैयार किया है। उदाहरण के लिए, अगर अनार के अंदर के दाने की बात करते हैं, तो उसका हर एक दाना एक अलग अलग भी है, परंतु वह संगठित रूप में अनार के अंदर शिफ्ट है, तो वो संगठित रूप में अनार कहला रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है उभयनिष्ठ, विशिष्ट और स्वतंत्र, तो यह विशिष्ट भी है और स्वतंत्र भी है, उभयनिष्ठ भी है और मूल भी है। ये हो गया मल्टी फैक्टर थ्योरी इसका थॉर्नडाइक का। अब मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है यह, इसको बहुआयामी बुद्धि भी कहा जाता है, जो थर्स्टन का है। इनके अनुसार समूह तत्व का सिद्धांत, यह जो है यह समूह में होता है, यानी कि बुद्धि के जो तत्व हैं यह समूह के रूप में। अब यहाँ एक दूसरी बात आती है कि फिर ग्रुप फैक्टर एनालिसिस थ्योरी क्या है। तो ग्रुप फैक्टर को जब एनालाइज करने के लिए जो सिद्धांत दिया था वो बॉल्ट ने दिया था। ये पूछा भी जा चुका है इससे पहले यूजीसी नेट में। तो जब ग्रुप फैक्टर को एनालाइज करने की जो थ्योरी है वो बॉल्ट ने दिया है, बट अगर ग्रुप फैक्टर की बात आएगी तो समूह का सिद्धांत, तत्व का सिद्धांत का जब बात आएगा तो थर्स्टन ही लिखेंगे, लेकिन समूह तत्व का विश्लेषण का सिद्धांत जब आएगा तो हम बॉल्ट को लिखेंगे। ये 1915 में लिया था। इस तरह से यहाँ पे मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक और मल्टी फैक्टर थ्योरी थर्स्टन, परंतु यहाँ पे अगर इन बिंदुओं को लेके मल्टी फैक्टर पूछ रहा हो तो थर्स्टन बोलेंगे, अगर इन बिंदुओं को लेके मल्टी फैक्टर पूछ रहा हो तो हम थॉर्नडाइक बोलेंगे। ये हमें याद रखना होगा। और ग्रुप की बात आती है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी इसका भी नाम है, और इसे भी बोल सकते हैं। इसको देखिए तो इंग्लिश में हम इसे सोच सकते हैं कि ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, क्योंकि इसमें भी ग्रुप है, इसमें भी पार्ट है, इसमें 7 कारकों से मिला। ये जो 7 कारक का सिद्धांत ये भी थर्स्टन ने दिया है। तो बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत और 7 कारक का सिद्धांत ये थर्स्टन ने दिया है। थर्स्टन के ये जो SPNBAWR है, ये पार्टिकल्स ऑफ द इंटेलिजेंस, इसको हमने पीडीएफ में इसका फुल फॉर्म दे दिया है, आप वहां देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को भी अगर देखा जाए तो ये 7 फैक्टर है, बट 7 फैक्टर ग्रुप में एक ग्रुप फैक्टर भी कहा जाएगा। तो यह 7 कारक का सिद्धांत अगर पूछता है या बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत पूछता है तो हम थर्स्टन बोलेंगे, लेकिन समूह तत्व का विश्लेषण सिद्धांत बोलता है तो हम बॉल्ट को बोलेंगे। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ के याद करिएगा, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के आप इसको अच्छा से याद करिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्टिकुलर्स का सिद्धांत। ये पर्टिकुलर्स का सिद्धांत थॉमसन जी ने दिया है। यह एक सैंपलिंग सिद्धांत है, मतलब जब हम अपनी बुद्धि को किसी दूसरे सैंपल के अकॉर्डिंग सोचते हैं, कभी अगर मेरे मन में अगर कोई एक सैंपल के रूप में कुछ काम कर रहा होता हो, एग्जाम्पल के लिए आप देखें कि दुकानों में बहुत सारा सामान होता है जो दुकान के अंदर होता है, परंतु दुकान के बाहर एक दो वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं रख दी जाती है जिसको सैंपल या नमूना या मॉडल के रूप में माना जाता है, जो कस्टमर देख के दुकान के आंतरिक भाग में जो अंदर में जो रखा हुआ है कुछ मटेरियल्स है उसके बारे में वो समझ सके। तो ये जो सैंपलिंग थ्योरी है, या इसे सत्तात्मक या स्वतंत्र तत्वों की बनी थ्योरी भी बोलते हैं, या इसे हम प्रतिदर्श का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसे प्रतिचिह्न सिद्धांत भी बोला जाता है। ये प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन जी ने दिया, इसे सैंपलिंग थ्योरी भी बोलते हैं, इसे आप याद रखिएगा। यह बुद्धि को, इसके अनुसार बुद्धि जो है वो एक सैंपल के रूप में काम होता है, जिसको हम लोग एक आईने के रूप में यूज करते हैं या एक नमूने के रूप में उपयोग करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये एक सैंपलिंग थ्योरी हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलीय सिद्धांत। ये कैटल ने दिया है क्रिस्टलीय सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग जो है कि बुद्धि जो है वो दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टल रूप में होता है और एक लिक्विड रूप में होता है। जो क्रिस्टल रूप में बुद्धि होता है वो बाय बर्थ है, वो ठोस रूप में, जैसे हमारे जन्म से जो हमें पता है या जन्म से जो हम जानते हैं वो ठोस रूप का बुद्धि है, और समय के साथ जो हम सीखते रहते हैं वो लिक्विडाइज इंटेलिजेंस है, या एक तरल पदार्थ के रूप में है जो परिवर्तित भी होते रहती है। तो इस तरह से दो बेस पे क्रिस्टल है, लिक्विड के बेस में जो कैटल ने थ्योरी दिया है, इसे क्रिस्टलीय सिद्धांत कहते हैं। और लास्ट है हमारा त्रिआयामी सिद्धांत, इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं। 3 डायमेंशनल थ्योरी के प्रणेता है गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल थ्योरी दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो बुद्धि जो होता है एक प्रकार की संक्रिया, बुद्धि जो है वो संक्रिया और विषय वस्तु और उत्पाद पे निर्भर होता है, जिसको हम लोग ऑपरेशन एंड कॉन्टेक्स्ट और प्रोडक्ट कह सकते हैं। अर्थात किसी भी घटना के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो हम कोई विषय वस्तु होता है, घटना में कोई टू द पॉइंट विषय वस्तु होता है, उस विषय वस्तु में के अनुकूल हम कोई ऑपरेशन करते हैं, मतलब कोई प्रक्रिया अपनाते हैं, उस प्रक्रिया के अनुरूप हमें कुछ प्राप्त होता है। तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है, विषय वस्तु होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रक्रिया करते हैं, तो यह प्रक्रिया ही कहलाएगा ऑपरेशन, और जो विषय वस्तु होगा कॉन्टेक्स्ट, और जो प्राप्त होगा हमें रिजल्ट के रूप में वो होगा हमारा प्रोडक्ट। तो इसको हम इस तरह से 3 डायमेंशनल थ्योरी या ऑपरेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोडक्ट थ्योरी भी बोलते हैं, इसे त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है। तो ये सारे जो सिद्धांत है ये सामाजिक बुद्धि के सिद्धांत ही हैं, ये भावनात्मक बुद्धि या आध्यात्मिक बुद्धि के सिद्धांत नहीं है, ये सारे सामाजिक बुद्धि के सिद्धांत हैं। अतः हमें मुख्य रूप से देखा जाए तो सामाजिक बुद्धि के सिद्धांत को इन 10 रूप में हमें याद करना होगा। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा। जो हमारा पॉइंट है मल्टीफैक्टर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक, बट मल्टीफैक्टर एनालिसिस थ्योरी, ग्रुप फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, बर्ट एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी, बर्ट। ये इसको आप ग्रुप फैक्टर एनालिसिस थ्योरी बर्ट एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन, ये दोनों बातें ठीक से समझ लीजिएगा। यहाँ एनालिसिस का है, यहाँ एनालिसिस है ग्रुप समूह, ग्रुप तत्व विश्लेषण सिद्धांत, और यह होगा ग्रुप तत्व का सिद्धांत या समूह तत्व का सिद्धांत। इस तरह से ये डिफरेंट जो है या जो भी चेंज है इसे आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी सिलेबस के इसी पार्ट का स्टैंडवर्ड के प्रवर्तित बुद्धि का सिद्धांत। तो स्टैंडवर्ड के अनुसार बुद्धि जो होता है वो मुख्य रूप से एक क्रिटिकल इंटेलिजेंस के रूप में या हमारे व्यवहार के रूप में या हमें एनालिसिस के रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। अर्थात बुद्धि का उपयोग हम इस रूप में करते हैं या इस रूप में बुद्धि की उपयोगिता होती है या इस रूप में बुद्धि हमें प्राप्त होता है। तो यह जो रचनात्मक अनुभवात्मक का सिद्धांत है, इसे रचनात्मक का सिद्धांत या अनुभवात्मक का सिद्धांत भी बोलते हैं। दूसरा है व्यवहारिक सिद्धांत, इसे संदर्भात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। और तीसरा है विश्लेषणात्मक सिद्धांत या घटिकीय सिद्धांत। तो इसमें जो भी फैक्टर होगा यह क्रिएट किया जाता है,
हम इसे बना सकते हैं। हम अपने कल्पना के बेस पे जो हम कुछ तैयार करते हैं या हमारे पास जो बैक एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे जो हम कुछ बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो हमारा रचनात्मक सिद्धांत हुआ। और जो हमारा बिहेव होता है, तो बिहेव के बेस पे जो हम तैयार करते हैं यह हमारा व्यवहारिक सिद्धांत होता है। और जब हम एनालिसिस करते हैं किसी घटना का, तो वो हमारा विश्लेषणात्मक बुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। इस तरह से स्टर्नबर्ग के या प्रवर्तित बुद्धि का सिद्धांत 3 रूपों में बांटा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप याद रखना है। नेक्स्ट है गार्डनर का प्रवर्तित बुद्धि का सिद्धांत। यहाँ पे स्टर्नबर्ग का भी और गार्डनर का भी, ये दोनों बातें समझ लीजिएगा। गार्डनर का जो प्रवर्तित बुद्धि का सिद्धांत है, इसमें मुख्य रूप से 7 बातों को ध्यान में रखा गया है। जो इन 7 के अकॉर्डिंग हमें एक एक्चुअल नॉलेज प्राप्त होता है। वो क्या है, तो वो किसी व्यक्ति के अगर बारे में, अगर उसकी बुद्धि को अगर हमको समझना है तो उसकी भाषा को समझेंगे, उसके तर्क क्षमता को समझेंगे, उसके संगीतीय रूप को समझेंगे, उसकी शारीरिक भाषा से समझ सकते हैं, उसका एनालिसिस करके समझ सकते हैं, और अपनी भावना के प्रति उसका क्या थॉट है, और दूसरे के इमोशन के प्रति उसका क्या विचार। अगर ये 7 पॉइंट जो एक प्रकार का लैंग्वेज है और लॉजिक है, म्यूजिक है, बॉडी लैंग्वेज है, एनालिसिस है और सेल्फ इमोशन है एंड अदर इमोशन, तो ये 7 बातें अगर हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में सोचते हैं या लगाते हैं, तो यहाँ हमारी बुद्धि, या तो हम उसकी बुद्धि को समझ सकते हैं या हम अपनी बुद्धि की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा गार्डनर का प्रवर्तित बुद्धि का सिद्धांत। इस तरह से यूनिट 3B में बुद्धि क्या है इसको हम समझें, और बुद्धि के अप्रोचेस क्या है, उपागम क्या है, जो सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बुद्धि है, इसको हम समझें, और सामाजिक बुद्धि के मुख्य 10 प्रकार क्या है इसको हम समझें, और इन बुद्धि के प्रकार के प्रणेता कौन है इसे हमें याद रखना है, और किन रूपों में इन्होंने बुद्धि का विश्लेषण किया है इसे भी याद रखना है, और ये भावनात्मक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि के प्रणेता को भी, और स्टर्नबर्ग और गार्डनर के प्रवर्तित बुद्धि के सिद्धांत को भी हमें याद रखना है। ये भी हम समझ गए। इसके अलावा भी हमारे इस पार्ट में है कि बुद्धि का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो अभी जितने प्रकार के आपने थ्योरी देखे, उसमें बुद्धि के निर्धारण के जो भी बातें आई हैं सामने उभर कर, कि किसी व्यक्ति का अगर बुद्धि का निर्धारण, अगर हम गार्डनर के थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस बेस पे देखेंगे, अगर स्टर्नबर्ग के थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस बेस पे देखेंगे, अगर हम बुद्धि के सिद्धांत स्पीयरमैन के थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस बेस पे देखेंगे। अर्थात बुद्धि का निर्धारण सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विचारों पे होती है, या रचनात्मक, व्यवहारिक या विश्लेषणात्मक विचारों पे होती है, या भाषाई, तार्किक, संगीतीय, शारीरिक, विश्लेषणात्मक और अपनी भावना और दूसरों की भावना के अकॉर्डिंग होती है। तो इस तरह से हम किसी भी बुद्धि का निर्धारण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। तो जाहिर है हमारे पास कोई भी समस्या आए, उस समस्या का समाधान हम किससे ढूंढेंगे, बुद्धि से। तो जिस तरह की हम बुद्धि लगाएंगे उस तरह का हम समस्या का समाधान हमें दिखाई देगा। तो कैसी बुद्धि लगाना है, अगर सोशल ट्रबल है तो सोशल बुद्धि लगाना है, अगर इमोशनल ट्रबल है तो इमोशनल बुद्धि लगाना है, अगर हमको स्पिरिचुअल बुद्धि की जरूरत है तो स्पिरिचुअल बुद्धि लगाना है। तो जैसी बुद्धि आप लगाइएगा वैसी ही आपका समाधान प्राप्त होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अर्थात प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप बुद्धि लगाइएगा और उसके अकॉर्डिंग आप समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमें बुद्धि का समाधान कैसे प्राप्त होता है, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही प्राप्त होता है, और उसमें अप्लाई किए गए इंटेलिजेंस के टर्म्स के द्वारा। उसके बाद का पॉइंट है कि चिंतन का सिद्धांत और समालोचनात्मक चिंतन क्या है। तो चिंतन का सिद्धांत, इससे पूर्व हमने मैक्स वर्दिमर को पढ़ाया था। मैक्स वर्दिमर के अनुसार ही चिंतन के द्वारा हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, या चिंतन का सिद्धांत उन्होंने ही दिया। और समालोचनात्मक चिंतन की बात होगी जब सामाजिक संदर्भ में हम चिंतन करेंगे और अकॉर्डिंग टू नॉलेज या बेस्ड ऑन नॉलेज, अगर किसी ज्ञान के आधार पर सामाजिक दृष्टिकोण से या आत्मिक या अन्य अदर दूसरे के दृष्टिकोण से जब हम बुद्धि को जानने की कोशिश करेंगे, थॉट हम अपना तैयार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो हमारा होगा समालोचनात्मक चिंतन।
एक प्रकार का क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है कि सृजनात्मक सिद्धांत को कैसे समझा जा सकता है। तो स्टेनबर्ग का जो सिद्धांत है, यहाँ पे हमने देखा कि यह एक स्टेनबर्ग का जो सिद्धांत है बुद्धि का, उसमें रचनात्मक या अनुभवात्मक सिद्धांत है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी घटना के रचना को, किसी घटना के प्रारंभ को, संरचना को एवं अपने उस घटना के बेस या एक्सपीरियंस या अपने एक्सपीरियंस के उस घटना के क्रिएशन को अगर समझते हैं, इस तरह से हम उसके संरचनात्मक बुद्धि के सिद्धांत को या सृजनात्मक, इसको सृजनात्मक बुद्धि भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सृजन हो रहा है, बुद्धि का निर्माण हो रहा है, इसे हम सृजनात्मक बुद्धि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। उसके बाद संज्ञात्मक विकास से ऊपर उठकर जब हम सोचते हैं तो उसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। तो यह संज्ञानात्मक जो है हमारा कॉग्निटिव जो था, इसे बैक वाले पार्ट में उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ संज्ञानात्मक विकास की जब बात आएगी तो उससे जब ऊपर एक स्टेप है जिसमें हम लोग स्पिरिचुअलिटीज को समझते हैं, एक्चुअल नॉलेज या आत्मसिद्धि का सिद्धांत। तो ये जो आत्मसिद्धि का सिद्धांत था या स्पिरिचुअल नॉलेज है या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बुद्धि है, तो ये जो बातें होगी जब हम एक नॉलेज के बेस से भी ऊपर उठकर सोचते हैं, बुद्धि के बेस से जो यूनिट उठकर सोचा जाता है, तो वह हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक ज्ञान या अधिसंज्ञान। तो इस तरह से हमारे सिलेबस में यूनिट 3 के बी में जो भी पॉइंट था बुद्धि के प्रति उपागम, उसे भी हमने बता दिया। एकिल से बहुनित बुद्धि, ये सारे बुद्धियों के भाग हो गए, और संवेगात्मक बुद्धि और स्टर्नबर्ग और गार्डनर की बुद्धि और समालोचनात्मक चिंतन और अधिसंज्ञान सृजनात्मक। तो इस तरह से इन सारे बिंदुओं के अकॉर्डिंग आपका यह सॉल्व हो सकता है। बेसिकली आप इसे याद कर लीजिएगा और इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। और प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, अगर यह पूछते हैं कि बुद्धि से प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, तो इसका जवाब हमारे तरफ से होगा कि बुद्धि से प्रश्न क्या पूछे जाएंगे इसको छोड़ दीजिए, प्रश्नों के करने से ही बुद्धि बढ़ती है। खैर, प्रश्न क्या पूछे जाएंगे ये हम यूनिट बाय यूनिट हम बताएंगे जब हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इसको बेसिकली याद करना है और इसको भी, तो यही हमारा इस चैप्टर का समरी होगा। थैंक यू फॉर ऑल।